हेलो स्टूडेंट्स एंड मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों माताएं सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। तो आज हम चैनल पे लाइव आए हैं। पहला सेशन हमारा है जो बायोलॉजी का बेसिक्स हम क्लियर करेंगे आज। तो मैंने एक बेसिक्स पर्पस के लिए जस्ट इंफॉर्मेटिव कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपके लिए बहुत काफ़ी यूज़फुल रहेगा। प्लस इवन आप चाहे 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, कॉमर्स में हो, साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हो, ग्रेजुएशन हो चुका हो, ना हुआ हो, एक कॉमन अगर एक इंसान आम नागरिक भी हो जिससे साइंस का कुछ लेना देना नहीं, मतलब साइंस कभी पढ़ाई ना हो, सब्जेक्ट से ना लिया हो, उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो ये पूरे लाइव तक आप बने रहना। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है, ठीक है। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे द आर्किटेक्चर्स ऑफ लाइफ, फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन सिस्टम एंड इंटरैक्टिव फील्ड गाइड टू बायोलॉजी हायरार्की। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक दिखा रहा है सेल्स के बारे में, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायो मीन्स बॉडी, ह्यूमन हो सकता है, ठीक है, एनिमल हो सकता है, प्लांट का बॉडी हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो सकती है, कोई भी बॉडी हो सकती है, दैट इज बायो। लॉजी मीन्स स्टडी। तो बायो मीन्स आप बोल सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो टोटल अगर आप इसे करें तो स्टडी ऑफ बॉडी इज नथिंग बट बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट बायोलॉजी, ठीक है। तो ये देखिए बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसे हम सेल कहते हैं। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। इस सेल्स में देखो यहाँ पे इस इमेज में बनाया हुआ है, इस इमेज से एक सेल्स को हाईलाइट किया गया है और इस सेल्स के अपने कुछ साथी भी होते हैं जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहर वाला जो अगर देखोगे तो सेल वॉल होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता, ये प्लांट सेल में होता है, बाकी कुछ माइक्रोब्स में होता है। तो हमारे अंदर सेल वॉल है नहीं, इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन सबसे पहला पार्ट आता है। सेल मेम्ब्रेन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एंड आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो आपको वाइट वाइट जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो अंदर अंदर आपको ये वाइट वाइट दिख रहा है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के साथ साथ आप देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको ये दिख रहा है आपको जो पोर्शन से, ये क्रोमोसोम्स है पूरे, ठीक है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आरएनए, डीएनए, जो कि हम सब आगे देखेंगे और डीप में स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बायोलॉजी को अगर आप देखें तो टोटली इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, दैट इज व्हाट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ, यू कैन से। इट इज स्ट्रक्चरली डिवाइड इनटू 3 प्राइमरी डोमेन्स बेस्ड ऑन द स्केल्स एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कौन से टाइप्स में हम, सबसे पहला बॉटनी आता है, मतलब टोटल बायोलॉजी को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया या डिवाइड किया गया है। तो पहला जैसे बॉटनी बताया, दूसरा जोलॉजी एंड तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी मीन्स द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ which focuses on organisms that generate their own energy, autotrophs, and form the foundational biomass of ecosystem। मतलब पूरे बायोमास, मैं इसको अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो बायोमास मीन्स क्या, जैसे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइक जैसे माइक्रोब्स हो गए and human beings हो गए, they are totally dependent on plants. That's why it is what biomass of ecosystem, you can say. Now the next part is zoology. This is what the study of animal life, which focuses on multicellular
Heterotropic means which is dependent on other for their foods. And sorry, I apologize. In botany, I didn't mention botany. They are autotrophs. Autotrophs mean they do not depend on any others. They make their food its own self. Okay. So now continuing with zoology. The study of animal life focuses on multicellular. Heterotropic means I already told you, which depends for food on another. And mapping their anatomy, physiology, and evolutionary development. Evolutionary development means, what is evolution? Evolution is what the gradual changes occurs in living organism over a long duration. मतलब धीरे धीरे होने वाले बदलाव, धीरे धीरे होने वाले बदलाव जो पुराने समय से लेके अब तक जो बदलाव हुए हैं. जैसे कहा जाता है कि पहले हम वानर थे. वानर इन द सेंस कि एंशिएंट टाइम में अगर देखें तो हमें आदि मानव बोलते थे. ठीक है. तो फिर धीरे धीरे हम हमारा पोस्चर खड़ा होना सीखे. फिर ये है एक इवोल्यूशन आप बोल सकते हो ह्यूमन बीइंग. ओके. So it was all about zoology. मतलब second part we'll study further. Now third one is microbiology, the study of microscopic organism which focuses on life forms invisible to the naked eyes. ऐसे भी कुछ lives है, ऐसे भी कुछ living organism है जो हमारी ऐसे इस आंखों से हम उसे देख भी नहीं सकते. जैसे कि उसमें कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया है, वायरसेस है, एंड सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स. कभी मैं किसी दूसरे पार्ट में आपको मैं बताऊंगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाइड किया हुआ है, यूकैरियोट्स क्या होता है. सॉरी बेसिक टर्म्स के मैं आपको वापस एक वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा. तो फिलहाल मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ बायोलॉजी बेसिक्स, तो इसलिए थोड़ा सा जैसे ब्रीफ कर रहा हूँ कि हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे. द थर्ड, द पैरामीटर्स ऑफ लाइफ. अगर हम चाहते हैं, जैसे सपोज कि अगर आप जानना चाहते हो कि कोई इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास ये पैरामीटर्स होने बहुत ज़रूरी है. पैरामीटर्स लाइक क्या क्या? उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होना चाहिए बराबर, उसके अंदर उसको मूवमेंट करने आना चाहिए, न्यूट्रिशन उसको चाहिए ताकि वो लाइक प्रोसेस कर सके चीज़ों को, रेस्पिरेशन करता हो, एक्सक्रीशन करता हो, रिप्रोडक्शन करता हो, स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स करता हो, एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर. ऐसे कुछ कैरेक्टर्स, ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं, ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं. तो हम मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने का. जैसे यहाँ पे ग्रोथ दिया हुआ है. ग्रोथ मीन्स व्हाट? इंक्रीजेस इन फिजिकल साइज एंड सेलुलर मास ओवर टाइम. मतलब धीरे धीरे फिजिकल साइज उनका क्या होता है? बढ़ते रहता है. सेलुलर मास बढ़ते रहता है, धीरे धीरे समय से बदलाव होता है. और फिर सेल्स क्या होते हैं? धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं. टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ की एबिलिटी ख़त्म होती जाती है फंक्शन की. मतलब हमारे ऑर्गन की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो धीरे धीरे उनकी ख़त्म होते जाती है. ठीक है. जिससे बॉडी डिजनरेट फेज में चला जाता है एंड एक समय आता है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज मूवमेंट, एबिलिटी टू चेंज फिजिकल पोजिशन और इंटरनल ओरिएंटेशन. यू कैन से इंटरनल ओरिएंटेशन मीन्स लाइक कि जैसे मैं अभी अंदर से सोच रहा हूँ कि नहीं मुझे यहाँ से उठ के वहाँ पे जाकर बैठना है. राइट. तो मैं अंदर जो सिग्नल पास कर रहा, दिस इज व्हाट इंटरनल ओरिएंटेशन. मूवमेंट जो हो रहा है हार्मोन्स का यहाँ वहाँ, ये सब सारी चीज़ें, इसे हम बोलेंगे इंटरनल ओरिएंटेशन. एंड एबिलिटी टू चेंज फिजिकल पोजीशन. फिजिकल पोजीशन सेम, मैं पूरे बॉडी को यहाँ से वहाँ पे लेके जाना, अंदर अंदर सोचना, जो भी हमारे अंदर न्यूट्रिशंस है सारे उसको चेंज करना, दैट इज इंटरनल ओरिएंटेशन. एंड दैट इज फिजिकल पोजीशन के लिए अगर हम बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो दैट इज व्हाट एबिलिटी टू चेंज फिजिकल पोजीशन. जैसे मैं अब यहाँ पे बैठा हूँ, वहाँ से उठ के मैं वहाँ पे बैठ जाऊँ, तो मुझे मूवमेंट का फीचर्स मेरे अंदर होना चाहिए. ओके, पैरामीटर्स होने चाहिए. तो थर्ड इज न्यूट्रिशन, एक्वायरिंग एंड प्रोसेसिंग रिसोर्सेज फॉर एनर्जी एंड स्ट्रक्चर रिपेयर. अब मुझे एनर्जी तो चाहिए. अब एनर्जी के मुझे काम करना है, मुझे मेरे बॉडी, सारे बॉडी है, जितने सेल्स है, सारे सेल्स, जितने भी सेल्स है, टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है, ये सारे पार्ट्स को क्या चाहिए? मतलब सारे पार्ट्स क्या कर रहे हैं? फंक्शनिंग कर रहे हैं. फंक्शनिंग के लिए उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए.
अब एनर्जी के लिए क्या चाहिए उनको, न्यूट्रिशन तो चाहिए, राइट। इसके लिए ना रेस्पिरेशन, जाहिर सी बात है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन तो करता है, वेदर इट इज लाइक बोल सकते हो आप एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके हो, या तो आप एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलो। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, एंड जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो द केमिकल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बराबर, क्योंकि रेस्पिरेशन एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हमारे बॉडी में जो भी ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है ऑक्सीजन। अगर रेस्पिरेशन का फंक्शन ही ना हो तो जाहिर सी बात है न्यूट्रिशन जो हमने लिया है उसका टोटली वेस्ट है, उससे हम एनर्जी कंज्यूम बना ही नहीं सकते हमारे बॉडी के लिए। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और यू कैन से ऑर्गन सिस्टम, यू विल सी इट after some time. So till now we have done growth part, movement, nutrition and respiration. Now we will see excretion. Excretion means क्या, देखिए हम तो डेली क्या करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं। फूड कंज्यूम करने के बाद हमें क्या, मेनली अगर देखा जाए तो हमें क्या मिलता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं दूसरे एक फॉर्म से, मतलब इनका कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म मीन्स क्या, ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स। एनाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म मतलब उस फूड्स को कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे एक एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट को हमने कन्वर्ट किया है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। प्रोटीन कन्वर्ट हुआ है अमीनो एसिड में, समझा। तो इस तरीके से इनका कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है, और ये दोनों प्रोसेस को मिलाकर अगर हम बोले तो मेटाबॉलिज्म होता है। अब मेटाबॉलिज्म होने के बाद अगर आप देखोगे, मतलब टोटल ओवरऑल में अगर आप बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे चीज़ें मेंशन नहीं किए हैं तो फिलहाल इतना ही बताया है, तो जो कि इसमें कवर अप हो जाता है न्यूट्रिशन में, जाहिर सी बात है, ओके। तो एक्सक्रीशन देख रहे थे, तो जो हमने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से बना हुआ जो भी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन को बॉडी क्या करती है, सेल्स क्या करता है, सेल्स के थ्रू, मतलब जो हमारा इंटेस्टाइन का व्हीली क्या करता है उसको एब्जॉर्ब करता है और ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करता है, ब्लड पूरे बॉडी में से सर्कुलेट करता है, या लीवर से होके जाता है, किडनी से होके जाता है, फिर उसको लीवर क्या करता है, यूरिया फॉर्म में बनाता है, यूरिया से क्या आ जाता है वो किडनी में जाता है, यूरिन फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए हमारे पास बॉडी में एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है उसको परफॉर्म करने के लिए, जिसे हम एक्सक्रीशन सिस्टम कहते हैं। जो हमारे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो मेटाबॉलिक होने के बाद जो वेस्ट बना उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी के सिस्टम से निकालने के प्रोसेस के लिए ही एक्सक्रीशन सिस्टम है। नाउ विल सी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? जाहिर सी बात है, अगर हम इंसानों की दुनिया को अगर कंटिन्यू करना है, इंसानों के स्पीसीज को अगर कंटिन्यू करना है तो जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। तो वैसे हर एक स्पीसीज क्या करना चाहती है, अपने स्पीसीज को कंटिन्यू ही देखना चाहती है, जिसके लिए एक रिप्रोडक्शन फंक्शन का सिस्टम होता है बॉडी में। जब मेल एंड गैमेट मेट करते हैं, जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो उनका एक जायगोट बनता है। सिंगामी प्रोसेस के थ्रू एक जायगोट बनता है, जायगोट से सेल बनता है, सेल से टिश्यूज बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक बॉडी तैयार होता है जो अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है एज इट इज। तो टोटल ओवरऑल रिप्रोडक्शन था, जो कि एक शॉर्ट में अगर हम देखें तो इसे बोल सकते हैं द जनरेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल टू प्रोपोगेट द स्पीसीज, मतलब स्पीसीज की तरह ही अपने खुद की तरह एक नया इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना। दैट इज व्हाट रिप्रोडक्शन। आई होप सो गाइज स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। आई नो कुछ सेटअप में मिस हुआ रहेगा, बट आई इम्प्रूव इट डेफिनेटली, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन पार्ट इज ओवर। नाउ व्हाट इज रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई? कभी कभी आप किचन में काम करते हो या कुछ करते हो तो आपका हाथ अगर गर्म चीज पे पड़ता है तो तुरंत उस हाथ को हटाते हो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो ये जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, ये प्रोसेस होता है किसके थ्रू? लाइट, जैसे यहाँ पे किसका है, लाइट, हीट, केमिकल सिग्नल, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं।
रिएक्टिंग द एनवायरमेंट चेंजेस, इन्वायरमेंट में चेंजेस क्या है, जैसे एग्जांपल मेरे बगल में कैसी चीज़ है, तो ठंडी है गर्म है कैसा है, तो मैं टच किया पता चला गर्म है, मुझे कौन बताया, मेरा नर्वस सिस्टम बताया। ठीक है, हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, आईज, नोज, ईयर, स्किन, टंग। तो अगर हम बात करें स्किन की, तो हमारा स्किन क्या हुआ, वहाँ पे टच हुआ, स्किन टच होते ही हमारा जो रिसेप्टर है उसने सिग्नल बनाया, उसने न्यूरॉन्स को पास किया, एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स को पास करते करते नर्वस सिस्टम से ब्रेन ने फिर उसको बोला, रिप्लाई दिया कि हाथ हटा लो, और उसने हाथ हटा लिया। दैट इज व्हाट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। सोचो कितना फास्ट प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, आप जरा सोचो समझो कितना फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसे भी हम आगे देखेंगे डिटेल्स में, काफ़ी अच्छे से थोड़ा सा बेसिक्स कर रहा है। नाउ विल सी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमें पहले देखना चाहिए था। तो कंप्राइज वन और मोर फाउंडेशनल यूनिट ऑफ द लाइफ, मतलब एक सेल से बहुत सारे सेल्स को मिला के क्या बनता है, एक लाइफ बनती है, यूनिट ऑफ, बोलते ना एक पूरा बॉडी बनता है, जो कि हमने इसको इसके पहले वाले पार्ट में देख लिया था, तो लाइक एक स्केप हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं ना, वी विल सी द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने ऑलरेडी आपको पिछले स्लाइड्स में मेंशन कर दिया था कि सेल इज द व्हाट, द फाउंडेशनल यूनिट ऑफ द लाइफ, मतलब बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। ऐसे बहुत सारे सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स को मिलाकर हमारा एक बॉडी बनता है। देखो, ग्रुप ऑफ सेल मतलब बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या होता है, तो कोहेसिव ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्मिंग अ शेयर्ड फंक्शन। एक ही सेल से आगे चल के बहुत डिफरेंट टाइप्स के सेल बनते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को मिला के डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज बनते हैं, और उस डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज से बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स बनते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन मिलके अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वही ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं, अपनी फंक्शनिंग करते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। ओके, तो ऐसे टिश्यू, तो टिश्यू से बहुत ग्रुप ऑफ सेल्स इज व्हाट, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज बहुत सारे सेल को मिलकर क्या बना, टिश्यू बना। बहुत सारे सेल टिश्यू से क्या बनेगा, एक ऑर्गन बनेगा। जैसे मल्टीपल टिश्यू इंटीग्रेटेड इनटू अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल मशीन बोलते हैं, मतलब फंक्शन बोल सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, द फुल्ली ऑटोनोमस इंटीग्रेटेड लिविंग एंटिटी। लेवल 1 द ब्लूप्रिंट द सेल। अगर हम सेल की बात करें, देखो अगर ये माइक्रोस्कोपिक होता है, कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक। इसे रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। ऑब्जर्विंग द थिन स्लाइस ऑफ कॉक ही नोटेड, मतलब क्या किया था उसने, कॉक का एक छोटा सा स्लाइस लिया था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसमें उसने माइक्रोस्कोप में उसने नोट किया बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, उसका ही उसने नाम दे दिया सेल्स, जिसको लैटिन में क्या बोलते हैं, स्मॉल रूम। सेल्स को लैटिन भाषा में अगर देखें, सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटा सा रूम। ओके, और एक सेल से भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसे हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। A single cell performs all life parameters, मतलब एक लाइफ को जीने के लिए एक सिंगल सेल भी परफॉर्म कर सकता है। जो हमने ऊपर पढ़े 8 पैरामीटर्स पढ़े, उसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, मतलब ये 8 में ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारे पैरामीटर्स को उसने एज्यूम कर लिया, बट अगर इसको और डिप में लेके जाए तो और भी बहुत सारी चीज़ों को हम समझ सकते थे। तो एक सिंगल सेल भी क्या करता है, पूरे लाइफ के पैरामीटर्स को परफॉर्म कर सकता है। और एक मल्टीसेलुलर क्या होता है, बिलियंस ऑफ सेल्स डिवाइडिंग द लेबर, मतलब एक रूम में एक काम कर रहा है, दूसरे रूम में दूसरा काम कर रहा है, तीसरे रूम में तीसरा ऑर्गेनाइज काम कर रहा है, मतलब एक
रूम में एक कुछ लेबर्स लोग को डाल के काम करवाया, जैसे बहुत सारे रूम्स को मिला के हमारा पूरा बॉडी बना है। जैसे यहाँ पे नीचे दिया सेल का साइज क्या होता है, जैसे एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का आपको साइज दिखाया है, इतना छोटा हो सकता है सेल। और एक ऑस्ट्रिच जिसको हम शुतुरमुर्ग भी कहते हैं, माफ करना अगर मैं गलत ना हो तो ये ऑस्ट्रिच एग है, इतना बड़ा साइज होता है उसके साइज में। रेंज ड्रास्टिकली फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू द मैसिव ऑस्ट्रिच एग, मतलब एक छोटे से बैक्टीरिया से सेल के साइज से एक बड़े अंडे का साइज का उसने बताया कि सेल का साइज इतना बड़ा हो सकता है। जस्ट सेल का साइज बताया, सेल का शेप बताया। Stated by function, example long communication nerves versus flat protective skins। तो यहाँ पे बगल में आपको नर्व सेल्स दिख रहा है एंड स्किन सेल दिख रहा है, तो दोनों का शेप देखो आपको अलग अलग दिख रहा है, दोनों सेल है लेकिन शेप अलग अलग है। कोर सेलुलर आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एनिमल सेल में अगर आप देखोगे तो आपको जो शुरुआत होता है बिना सेल वॉल का होता है, मतलब शुरुआत कहाँ से होगा, सेल मेम्ब्रेन से। कहाँ से होगा, सेल मेम्ब्रेन। द बायोलॉजिकल फायर वॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, फायर वॉल। एक सेमी परमिएबल, सेमी मतलब हाफ, परमिएबल मतलब परमिशन, बाउंड्री दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मटेरियल, जो यहाँ से वहाँ मतलब अंदर से बाहर बोल सकते हो आप, या तो अंदर ही अंदर, ठीक है, सॉरी अंदर से बाहर बोल दो क्योंकि यहाँ पे परमिएबल की बात किया था। सेमी परमिएबल बाउंड्री दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल इन एंड आउट, अंदर बाहर, कितने मटेरियल को अंदर आना है कितने को बाहर जाना है, इस सारा डिसाइड कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। और इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा आता है साइटोप्लाज्म, एक सस्पेंशन फ्लूइड होता है और जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है। जेली मतलब जेल जैसा, लाइक सेमी सॉलिड टाइप, ठीक है। सब्सटेंस फिलिंग द सेल इंटीरियर वेयर वाइटल केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे बहुत सारे केमिकल, इसी के अंदर इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एंड सेलुलर स्ट्रक्चर आर सस्पेंडेड, और यहीं पे इसका सेलुलर स्ट्रक्चर इसका पूरा बनता है। थर्ड हम देखेंगे न्यूक्लियस, द सेंट्रल कमांड, पूरे सेल का सेंट्रल कमांड कौन है, न्यूक्लियस। कंटेंस जेनेटिक ब्लूप्रिंट, जिसके पास पूरे बॉडी के जेनेटिक मतलब पूरे कैरेक्टर का ब्लूप्रिंट है। एंड डायरेक्ट्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, और यही सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है उनसे जो एक्टिविटीज कराना है यही डायरेक्ट कराता है, मतलब यही डायरेक्शन देता है, यही डायरेक्टर है, यही पूरा काम करवाता है, ग्रोथ करवाता है, रिप्रोडक्शन करवाता है। ऑर्गेनल्स फैक्टरी फ्लो, देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को बताया, यहाँ पे किस तरीके से बताया, बहुत काफ़ी खूबसूरत इसने पेश किया है। पावर जनरेटर्स कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू यूजेबल सेलुलर एनर्जी, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जैसे एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनता है और वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। तो जो भी एनर्जी है एटीपी के फॉर्म में ये आके इस माइटोकॉन्ड्रिया में आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इम्पोर्टेंट पार्ट तो सभी है, लेकिन अगर प्रोटीन सिंथेसिस की बात है तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है राइबोसोम, जो कि न्यूक्लियस में अगर आप देखोगे तो ऊपर मतलब न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस करके होता है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस में जो होता है बहुत सारे राइबोसोम होते हैं, मतलब अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ, सॉरी डायरेक्टली कहूँ अगर मैं, तो न्यूक्लियस क्या है, पावर हाउस, सॉरी फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, जो पूरे राइबोसोम्स को बनाता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस क्या करता है, बहुत सारे राइबोसोम्स को बनाता है, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या करता है, असेंबली लाइन्स द साइट वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, जहाँ पे प्रोटीन बनता है, किससे, अमीनो एसिड से। अंडरस्टूड। तो बिना राइबोसोम के प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तीसरा हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब मूविंग प्रोटीन एंड लिपिड्स अक्रॉस द फैक्ट्री, मतलब एक ऐसा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है जो प्रोटीन और लिपिड्स को पूरे फैक्ट्री में क्या करता है, मूव करता है।
कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ डालता है? फैक्ट्री में डालता है। फैक्ट्री कहाँ है बता थोड़ी देर पहले, ठीक है। नाउ चौथा यहाँ पे बताया है गोल्गी apparatus। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, इसको क्या बोल दिया इसकी, ये इतने पार्ट पे इसने क्या बोल दिया है, ये देखो ये राइबोसोम जा रहा है। राइबोसोम ने क्या किया, देखो बहुत बहुत एकदम अच्छे से बना है, आप लोग जरा समझो इसको। राइबोसोम ने क्या किया, प्रोटीन को सिंथेसाइज किया। प्रोटीन सिंथेसाइज होके कहाँ जा रहा है, सॉरी प्रोटीन सिंथेसाइज किया, प्रोटीन सिंथेसाइज होके देखो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या कर रहा है, प्रोटीन्स को मूव कर रहा है फैक्ट्री की ओर, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चौथा क्या है, गोल्गी apparatus, पैकेजिंग सेंटर, मॉडिफाइज, क्या करता है, प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, उसको स्पॉट करता है, पैकेज करता है प्रोटीन को ताकि आगे की डिलीवरी दे पाए, ठीक है। फिर लाइजोसोम्स वेस्ट डिस्पोजेबल है, जहाँ पे कंटेन एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन सेल्यूलर वेस्ट एंड डेब्रिस। तो सेल में भी जो काम होता है, जो भी फंक्शन होता है, जो भी वो काम करता है, तो उसमें भी बहुत सारे वेस्टेज निकलते हैं, सेल के भी बहुत सारे वेस्टेज, जैसे ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ठीक है, यूरिन का बनना, ये सारे जो है बहुत सारे वेस्टेज होते हैं, उस वेस्टेज को निकालने का भी काम लाइजोसोम्स करता है। अब यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे नोज से आ ही जाता है, ओके। यहाँ पे जैसे प्रोटीन की बात कर रहा है, लाइजोसोम्स की अगर मैं बात करूँ, लाइजोसोम्स वेस्ट डिस्पोजल मतलब जो भी प्रोटीन बनाने में जो भी चीज़ें वेस्ट बन जाती, कोई लाइक डेड सेल हो सकता है, या तो डेड प्रोटीन हो सकता है, या प्रोटीन ऐसा प्रोटीन जो खराब बन गया हो, या छोटे मोटे कचरे हो, तो उसको डिस्पोज करने का काम किसका होता है, लाइजोसोम्स का। तीसरा, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स, जो क्या करता है, स्टोरेज टैंक है, जो वाटर को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट को स्टोर करता है। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट्स में होते हैं, सोलार पैनल्स हमारे, जैसे बोल सकते हैं हम प्लांट्स का एक सोलार पैनल, प्लांट्स एक्सक्लूसिव कैप्चर सोलार एनर्जी टू सिंथेसाइज फूड वाया फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, सोलार एनर्जी को कैप्चर करना ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांट वर्सेस एनिमल सेल। तो यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे तरीके से इसे डिवाइड किया है, डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स है। प्लांट सेल, अगर हम लोग सेल वॉल के टर्म में बोले तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, सेल वॉल में प्लांट की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे प्रेजेंट भी रहता है, और जिसकी वजह से प्लांट्स का जो आउटर स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत रिजिड होता है। रिजिड मतलब बहुत कठोर होता है, बराबर। स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन एब्सेंस ऑफ द स्केलेटन, अब उसके अंदर स्केलेटन तो है नहीं, अब स्केलेटन है नहीं तो उसको भी तो स्ट्रक्चर देना है। तो स्ट्रक्चरल देने के लिए उनके पास होता है क्या, सेल वॉल, जिसकी वजह से वो पूरा रिजिड हो जाता है और कठोर हो जाता है और उसको स्ट्रक्चर मिलता है। अगर हम बात करें एनिमल सेल में तो सेल वॉल एब्सेंट होता है एंड अलाउ फ्लूइड मूवमेंट एंड वेरिड शेप। अब जाहिर सी बात है, सेल होता है, सेल कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब हम सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता है तो सेल क्या होता है, थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, बोल सकते हो टर्गिड हो जाता है, बराबर। जब थोड़ा सा वाटर बाहर निकल गया तो थोड़ा सा शेप हो जाता है। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि फ्लूइड का मूवमेंट भी हो सके। दूसरा, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है उनको, ताकि ऑटोट्रोपिक एनर्जी प्रोडक्शन कर सके, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सके। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वहाँ पे एब्सेंट होता है और ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं एंड एक्वायर्स एनर्जी थ्रू कंज्यूम्शन। नेक्स्ट, वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंगल होता है और मैसिव, बहुत बड़ा सा सेंटर पार्ट में एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल्स होता है जो कि पूरे टर्गर प्रेशर को स्ट्रक्चरल देता है, उसके स्ट्रक्चरल को मेंटेन करता है, ठीक है। अगर हम बात करें अगर एनिमल सेल में तो एनिमल सेल में ये छोटा होता है, स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ, टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं, कोई यहाँ कोई वहाँ, यूज्ड फॉर ट्रांजिएंट स्टोरेज, यहाँ से वहाँ जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उसमें जो स्टोरेज के लिए इसको लाइक टेम्पररी इसका यूज़ है, ठीक है।
शेप रिजिड, अब ये जाहिर इसका शेप कैसा होता है, एकदम फिक्स्ड होता है। इसके सेल का रेक्टेंगुलर भी होता है और सॉरी फिक्स्ड होता है, रेक्टेंगुलर और पॉलीगोनल होता है। अगर हमारे बात करें एनिमल्स में तो फ्लेक्सिबल होता है, इरेगुलर होता है, हाईली वैरिड होता है। टिश्यू की असेंबली बताया था, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एक सेल है, सेल बहुत सारे सेल हुआ, तो मतलब जैसे बात है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टिश्यू इज एन ऑर्गेनाइज assemble of structure similar cell and their intercellular matrix working in unison to perform specific function। एक सेल का माइटोसिस हो गया, दो सेल बना, दो सेल से डिवीजन हो के बहुत सारे सेल बने, बहुत सारे सेल मिलके क्या बने, टिश्यूज बने। तो यहाँ पे प्लांट टिश्यू दिया, यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में बताया। प्लांट टिश्यू कैसा होता है, स्टेशनरी स्ट्रेटेजी होता है, मतलब ये मूवमेंट नहीं करता। स्टेशनरी मतलब एक जगह जो मूवमेंट नहीं करता। एनिमल टिश्यू कैसा होता है, मोबाइल स्ट्रेटेजी पे चलता है, मतलब उसके अंदर जो भी टिश्यू होते हैं मूवमेंट होता है उनका, लेकिन प्लांट सेल में मूवमेंट नहीं होता। इनका टिश्यू कैसा होता है, प्राइमरली इंजीनियर्ड फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बराबर, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ, specific points or many mature plant tissues consist of dead cell for the maximum rigidity। मैक्सिमम रिजिडिटी मतलब उसकी कठोरता को पकड़ने के लिए इसका यूज होता है, मतलब ताकि वो रिजिड रहे, बस ऑलरेडी मैंने आपको इसे बता चुका है। यहाँ पे एनिमल सेल टिश्यू की बात करें तो ये इंजीनियर फॉर मूवमेंट, इसे ऐसा बनाया गया है ताकि मूवमेंट, मतलब उसमें वो इंजीनियरिंग है, समझे, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। और सेंसरी परसेप्शंस है, मतलब सेंस कर सकते हैं स्टिमुलाई को, ठीक है, एंड इंटरनल चीज़ों को रेगुलेट करना, प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स रिक्वायरिंग कांस्टेंट एनर्जी इनपुट एंड रिपेयर। लेवल 3 ऑर्गन फाउंडेशन, अभी हमने सेल देखा, टिश्यू देखा, टिश्यू देखा, उसके बाद देखेंगे ऑर्गन फाउंडेशन। एक ऑर्गन जो होता है एक सेल्फ कंटेंट होता है, एनाटॉमिकली डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम मल्टीपल टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू से बन के होता है। सिंक्रोनाइज, उसको इस तरीके से सिंक्रोनाइज किया है ताकि एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सके, जिसमें दैट नो एक सिंगल टिश्यू परफॉर्म नहीं कर सकता अकेला, इसलिए बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज को मिला के एक ऑर्गन बनाया गया है, ठीक है। उस वो ऑर्गन क्या कर सकता है, एक डिस्टिंक्ट, मतलब एक प्रॉपर एक फंक्शन को फंक्शनिंग कर सकता है। जैसे यहाँ पे मस्क्यूलर टिश्यू से देखो क्या बना है, ये देखो मस्क्यूलर टिश्यू का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसी में यहाँ पे नर्वस टिश्यू को अरेंजमेंट कर दिया है ताकि वो सेंस कर सकें। मस्क्यूलर टिश्यू को क्यों लाया, ताकि इसके अंदर मूवमेंट हो सके इसका प्रॉपरली। एपिथेलियल टिश्यू का क्यों काम है, ताकि यहाँ पे सिक्रेशन हो सके। कितने अच्छे से, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे टिश्यूज़ का हेल्प लिया गया, मतलब यूज़ किया गया है। बहुत सारे ऐसे ऐसे टिश्यूज से बने हुए हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था स्टमक, ये जो हमने देखा है स्टमक का स्ट्रक्चर है, मस्कुलर टिश्यू टू चर्म फूड। यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है, ताकि वो फूड को चर्न कर सकें। एपिथेलियल टिश्यू ताकि वो डाइजेस्टिव एसिड्स को सिक्रेट कर सकें। नर्वस टिश्यू जो कैपेसिटी को मॉनिटर कर सके, मतलब इन्वायरमेंट को समझ सके। इधर प्राइमरी बायोलॉजिकल इंजन्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे तो प्राइमरी मतलब मेन ऐसे कौन से पार्ट्स है बॉडी के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है ब्रेन, जो पूरा सेंट्रल प्रोसेसर है, इंटीग्रेट सेंसर इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मोटर रिस्पॉन्सेस, मतलब क्या करता है सेंसर इन्फॉर्मेशन को लेता है और मोटर रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, मेरी उंगली एक गर्म चीज़ पे रख दिया है, अब क्या हो गया, मेरे बॉडी ने उसको सेंस किया, सेंसर इन्फॉर्मेशन ब्रेन ने लिया और मोटर इन्फॉर्मेशन इसको दिया, तो मेरे बॉडी ने क्या हटा लो। तो मोटर इन्फॉर्मेशन में ब्रेन ने बोला था कि आप यहाँ से हाथ हटा लो। हार्ट की अगर बात करें तो हार्ट क्या है, हाइड्रोलिक पंप है जो कंटिन्यूअस प्रेशर टू सर्कुलेट द ब्लड ग्लोबली, मतलब पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम जो है वो पूरा कौन करता है, हार्ट। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, इसके साथ आर्टरीज, ब्लड वेसल्स यू कैन से, ठीक है, ब्लड इनका बहुत योगदान है। उसके बाद आता है तीसरा पार्ट लंग्स, गैस एक्सचेंज मॉड्यूल्स, ऑक्सीजन को लेना, कंज्यूम करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। यहाँ पे दिया है फैसिलिट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
ब्लड में ऑक्सीजनेशन मतलब क्या, ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचाना, बराबर, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट में बनता है, जैसे कि जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लिया, लेकिन सो नोज से अंदर गया, फिर उसके बाद नोजल, फिर उसके बाद फेरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया से यहाँ पे आप देखोगे ब्रोंका, ब्रोंक्यूल से छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स के बाद अंदर छोटे छोटे एल्वियोलाइज, एल्वियोलाइज पे ये ऑक्सीजन, एल्वियोलाइज क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स में पास करता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो लंग्स में जो गैस का एक्शन जो हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो एल्वियोलाई पार्ट में हो रहा है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्टमक, द केमिकल रिएक्टर। अभी हमने इसको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले देख चुका है कि ये क्या करता है, जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक डाउन करता है यूजिंग हाई एसिडिटी एनवायरनमेंट, HCl और डाइजेस्टिव एंजाइम चीज़ों का यूज़ करके। ये क्या करता है, जो भी हमने फूड खाया है उसको वो ब्रेक डाउन करता है, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसको हम बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेजर पार्ट में नाम दिया है किडनी को, द फिल्ट्रेशन मैट्रिक्स। ये क्या करता है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारे बॉडी में, ब्लड में आप बोल सकते हो, तो वो धीरे 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 किडनी के थ्रू, किडनी से यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा, देन पेनिस और यू कैन से वेजाइना, वहाँ से इस वेस्ट को, ब्लड के वेस्ट को रिमूव करने के लिए हम किडनी का फंक्शन यहाँ पे दिया भी है, स्क्रब मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस। ओके, अब नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे ब्लड में रहे तो अच्छी बात नहीं है, इससे हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, फ्लूइड बैलेंस डिसबैलेंस हो सकता है, तो इसलिए इसको रिमूव करना जरूरी है। लेवल 4 में हम देखेंगे द सिस्टम मशीनरी, मतलब ये हमारा बॉडी सिस्टम एक्चुअली काम कैसा करता है। देखो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, it is an organ and organ system is a biological collective. It consists of multiple independent organs working sequentially or synergistically to manage broad operational requirement. एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम आप बोल सकते हो जो बोलते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गन को वर्किंग जो है एकदम सीक्वेंस में करा रहे हैं, सिनर्जिटिकली करा रहे हैं। ऐसा नहीं है पहला तू कर, नहीं, मतलब जिसका काम पहले आ रहा हो पहले करेगा, देन उसके बाद आप, देन उसके बाद आप। ऐसा नहीं कि सब लोग एक काम साथ में करेंगे ना, ले। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, देख लो, समझो यहाँ पे। ये स्टमक है, स्टमक के पास क्या आया, खाना, हमने फूड कंज्यूम किया, फूड कंज्यूम करके कहाँ पे गया, स्टमक में गया, बराबर, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टमक में गया। अब स्टमक पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लीवर क्या दे रहा है, लीवर दे रहा है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। नहीं सॉरी, माफ करना, ये थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से समझ नहीं पाया। जैसे यहाँ पे देखो, अब इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। तो जैसे हमने खाना खाया, फूड खाया, माउथ रिफायरिंग प्लैनिंग्स, इसोफेगस से आता है स्टमक। स्टमक में आप देखोगे जहाँ पे इनडाइजेस्ट मटेरियल है, ठीक है। डाइजेस्टेड मटेरियल कहाँ होता है, फ्लो होता है। जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल है, जो देखो जो हमने कंज्यूम किया है, अब वो इनडाइजेस्टेड है, बराबर। इनडाइजेस्ट का यहाँ पे क्या हो गया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन का फ्लो हुआ कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। कौन सा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विली करके होता है, विले क्या करता है, जो भी फूड वहाँ पे डाइजेस्ट होकर आया है उसमें से जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर देता है। और बचा हुआ पार्ट क्या होता है, अनडाइजेस्टेड, और यू कैन से वेस्ट। अब उसको पास कर देगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से वो आगे 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 पास होते हैं रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर। अच्छा,
जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया था उसका फिल्ट्रेशन होता है, वो कहाँ पे जाता है? लीवर पे। लीवर में जाने के बाद वहां पे क्या होता है? फंक्शनिंग होता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो रहता है हो जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट होता है, लीवर करके देता है। इसलिए देखो बोलता ना कि जैसे आप कुछ भी खाओ तो लीवर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जैसे एग्जांपल मैं बच्चों को बहुत बार बार समझाता हूँ अपने क्लास में ऑफलाइन में कि सबसे खतरनाक चीज़ तो फूड में बोले तो मैदा बहुत पानी मांगता है, बहुत पानी। आप कभी मैदे वाली चीज़ खा के देखो तो बहुत ज़्यादा पानी मांगता है। बॉडी हमारी बहुत पानी मांगती है उसको डाइजेस्ट करने में, और वो लीवर का वहाँ पे हालत खराब हो जाता है, लीवर पे प्रेशर आता है। इसलिए थोड़ा हेल्दी खाओ। हालांकि देखिए मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भी कभी कभी खा लेता हूँ, बोलने की बात अलग है, बट जितना हो सके उतना ट्राई करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो अब हम देखेंगे कोइंसाइड ऑर्गन रेयरली फंक्शन इन आइसोलेशन। द आउटपुट ऑफ वन ऑर्गन सर्व्स एज द क्रिटिकल इनपुट फॉर द नेक्स्ट इन द नेटवर्क। तो लॉजिस्टिकल ट्रांजिट नेटवर्क हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे डाइजेस्टिव लाइन है, ठीक है, डाइजेस्टिव लाइन है, सर्कुलेशन लूप में गया है, और सर्कुलेट और ये रेस्पिरेशन लाइन है, ठीक है, और ये एक्सक्रीटरी है। यहाँ से डाइजेशन आया, यहाँ पे रेस्पिरेशन आया, फंक्शन हुआ, सर्कुलर लूप हुआ, सब कुछ हुआ, और यहाँ से एक्सक्रीट हुआ। कितना बढ़िया। फूड यहाँ से हमने कंज्यूम किया, फूड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए सेल में यहाँ से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे पूरा बॉडी में फंक्शन हुआ, और फंक्शन होने के बाद आप देखो जो भी वेस्ट बचा है उसे बाहर निकाल दिया, और जो भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया है वापस से पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया, जहां जिसे चाहिए वहां पहुंचा दिया उस न्यूट्रिएंट्स को। कितना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो हो रहा है, इतने सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर कर रहे हैं, और एक ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स में हेल्प कर रहे हैं, और एक ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यूज मिलकर काम कर रहे हैं, एक टिश्यूज में बहुत सारे सेल्स काम कर रहे हैं, एक सेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स काम कर रहे हैं। सोच कितना कॉम्प्लेक्स हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, राइट। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस सिस्टम की हम बात करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। स्केलेटल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो द फिजिकल स्कैफोल्डिंग बोल सकते हो, बहुत हाई हाई टर्म वर्ड यूज किया हुआ है, जो भी ये मैंने बनाया है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल स्कैफोल्डिंग provides rigid structural support, protects vital internal engines and houses the marrow where blood is manufactured। मतलब इतने सारे काम होते हैं, मतलब एक रिजिड स्ट्रक्चरल है, मतलब बहुत कठोर सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे इंटरनल इंजन्स को, एंड बहुत सारे मतलब जो रेड बोन मैरो है उसका घर है जहाँ पे ब्लड को बनाया जाता है। मतलब आप समझो कि बोन के अंदर ही, रेड बोन मैरो के अंदर ही ब्लड को बनाया जाता है। अंडरस्टूड। हड्डी के अंदर ब्लड बनता है, ये समझ लो। कैल्शियम वेल्शियम टाइम टू टाइम खाते रहो, हड्डी मजबूत रखो, समझो। अच्छी अच्छी चीजें खाओ जिससे कैल्शियम आपको बहुत अच्छा मिले। मस्कुलर सिस्टम, द मोबिलिटी एक्चुएटर, अ नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू एंकर टू द स्केलेटन। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू मीन्स लाइक फ्लेक्सिबल मूवमेंट कर सकता है, जिसे एंकर किया गया है, जनरेटिंग फोर्स को जनरेट करता है, पोस्चर लाता है, हीट बॉडी में लाता है। मस्कुलर सिस्टम। इम्यून सिस्टम बोल सको, या तो आप लिम्फेटिक सिस्टम बोलो, जिसे हम सिक्योरिटी ग्रिड बोलते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक आर्मी होता है, आर्मी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, मतलब हमारे बॉडी में एक ऐसे सेल भी होते हैं जो आर्मी जैसा काम करते हैं। आर्मी सेल भी हमारे बॉडी में। जस्ट अ मिनट, तो हम बात कर रहे थे इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम की। आप बात कर सकते हैं। हाँ, एक सिक्योरिटी ग्रिड होता है। अब
ऐसा बोल सकते हो कि हमारे बॉडी में ऐसे कुछ आर्मी सेल्स भी है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। A microscopic army of specialized cells and fluid nodes that actively hunt pathogens। पैथोजेंस को जो बाहर से बैक्टीरिया आते हैं उसको पकड़ता है और उसको हंट करता है, उसको खत्म करता है, किल करता है उस बैक्टीरिया को। न्यूट्रलाइज द बायोलॉजिकल थ्रेट्स टू मेंटेन सिस्टम इंटीग्रिटी। मतलब बॉडी को जो थ्रेट्स देते हैं पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, उससे जो लड़ने का काम है वो ये आर्मी सेना करती है। ये हमारे आर्मी सेल्स करते हैं हमारे बॉडी में, जो कि ये सेल्स इस सेल से, ये ऐसे बहुत सारे सेल से मिलकर एक सिस्टम बना है जिसे हम इम्यून लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कमांड कंट्रोल एंड कंटिन्यूएशन के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है नर्वस सिस्टम, जो कि रैपिडली एक कमांड देता है पूरे बॉडी को। हाई स्पीड बोलते ना, हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का यूटिलाइज करता है टू प्रोसेस इन्वायरमेंटल डेटा, कि अगल बगल में क्या चल रहा है, गर्मी है, ठंडी है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, जो चीज़ें हम फील करते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, जो हम स्मेल करते हैं, जो हम फील करते हैं, सारी चीज़ें जो होता है जस्ट बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। और सोचो ये कितना स्पीड से इलेक्ट्रिकल को इम्पल्स कर रहा है ताकि चीज़ों को हम समझ सके, और ट्रिगर देता है हमको इंस्टेंशियल तक मसल्स को, ताकि भाई तुम ऐसा काम करो। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपने गर्म तवे पे हाथ रखा और अब तुरंत हटा लिया, कितना फास्ट होगा। ऐसा तो नहीं कि आप 5 मिनट तक रखे और 5 मिनट के बाद बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है कि नहीं आप हाथ हटा लो, तब तक तो हाथ को जल के राख हो गया मेरा। नहीं राख हुआ तो बोलता हालत खराब होगी देगी। तो नर्वस सिस्टम इतना फास्ट इलेक्ट्रिकल स्पीड देता है, इम्पल्स जनरेट करता है और ट्रांसफर करता है, ठीक है। और ये एंडोक्राइन सिस्टम को भी मेंटेन करता है लॉन्ग टाइम रेगुलेशन के लिए। जैसे एग्जांपल नेटवर्क ऑफ डिस्कनेक्टेड ग्लैंड्स रिलीजिंग केमिकल मैसेज, जैसे हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, उस हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करना ताकि ग्रोथ हमारा बॉडी का हो सके, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो सके, ओके, ये सारी चीज़ें हो सके। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन सिस्टम, स्पीसीज कंटिन्यूएशन, जैसे कि एक प्रजाति को लगातार बने रहने के लिए, मतलब जैसे कि इंसान हमेशा बने रहे पूरी लाइफ, और हमेशा ये आगे इंसानों की जनसंख्या बढ़ती रहे या इंसान कभी खत्म ना हो, ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। द ओनली सिस्टम नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड टू द सर्वाइवल, सिर्फ सर्वाइवल के लिए रिक्वायर नहीं है, मतलब इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए रिक्वायर नहीं है, बल्कि एसेंशियल है क्यों सिंथेसाइज जेनेटिक ब्लूप्रिंट टू क्रिएट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये मतलब क्या करता है, जेनेटिक जो हमारे कैरेक्टर है उसका एक ब्लूप्रिंट बनाता है ताकि ये कैरेक्टर ट्रांसफर कर सके हमारे नेक्स्ट जनरेशन में। अब बहुत सारे टिश्यू से मिलके अब हम बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया था, एब्सोल्यूट पिनाकल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनिज्म इज अ फुल्ली ऑटोनोमस सेल्फ रेगुलेटिंग entity where cells, tissue, organ and systems operate in perfect synchronization to fulfill all 8 parameters of life। मतलब जो भी हमारे बॉडी में 8 पैरामीटर हमने जो भी पढ़ा है उसमें तो ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए। अगर डिप में जाएंगे तो हम इसको और भी डिटेल में कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमने 8 में इसको कंप्लीट किया है। 8 पैरामीटर्स को कंप्लीट करने के लिए इस ऑर्गेनिज्म में फंक्शन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स है। तो एक ऑर्गेनिज्म कितने चीज़ों से बना हुआ है। एमर्जेंट प्रॉपर्टीज इन एक्शन, अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, हायरार्की इज नॉट जस्ट अ क्लासिफिकेशन, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ टोटल डिपेंडेंसी। एग्जांपल, ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सेंसेस। जैसे ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, उसको भूख लगी और उसने एप्पल खा लिया, बराबर। फिर ऑर्गन सिस्टम क्या करता है, द डाइजेस्टिव नेटवर्क क्रशेज, उसको क्रश करता है एंड उसको केमिकली उस एप्पल को डिसॉल्व करता है, बराबर। ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन क्या करता है, उसके ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन का मतलब ये पूरा ऐसा बताया गया है कि आपने एक एप्पल खाया, वो एप्पल बॉडी में कैसे गया, मतलब एक ऑर्गेनिज्म ने खाया, एक फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम ने कैसे काम किया, उस एप्पल को कैसे डिसॉल्व किया, उसको क्रश किया। अब उस ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन कैसा काम करे, द स्मॉल इंटेस्टाइन एग्रेसिवली एब्जॉर्ब द आइसोलेटेड शुगर मॉलिक्यूल्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन एग्रेसिव, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विली है, विली क्या कर रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स को, शुगर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है,
एक ऑर्गन ने काम किया इंटेस्टाइन का। अब उस ऑर्गन के टिश्यू ने क्या काम किया, द सर्कुलेटरी ब्लड टिश्यू एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट रिवर, बराबर। सर्कुलेटरी ब्लड टिश्यू का काम क्या है, वो है ट्रांसपोर्ट रिवर जैसा काम करता है, और वो ग्लूकोज के साथ फ्लोड कर रहा है, बह रहा है, मतलब एक टिश्यू के बारे में बताया है। और टिश्यू के अंदर सेल का काम क्या है, मसल सेल एब्जॉर्ब द ग्लूकोज, मतलब उस सेल ने क्या किया, उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया, एंड उसके माइटोकॉन्ड्रिया ने इसको इग्नाइट किया ताकि ये एटीपी बन जाए, और ये ऑर्गेनिज्म को दिया ताकि उसे एनर्जी मिल सके, ताकि वो आगे का स्टेप ले सके। कितने अच्छे से इसको समझाया गया है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम अभी तक हमने जो किया सारा एक कंप्लीट आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट ले लेते हैं, और एक छोटा सा क्विक रिवीजन, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना। जैसे यहाँ पे स्केल सेल के बारे में हमने पढ़ा, तो फाउंडेशनल यूनिट है, सेल से बनता है टिश्यू, एक स्पेशलाइज बहुत सारे सेल्स का एक असेंबली जो बनता है उससे टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है ऑर्गन, जो फंक्शनल मशीन होता है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है सिस्टम होता है, जो मिल के सब लोग काम करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड नेटवर्क, एंड बहुत सारे स्मॉल ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है, दैट इज ऑटोनोमस एंटिटी। यहाँ पे रैपिड फायर डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट, कैन यू लिस्ट द पैरामीटर्स दैट सेपरेट द लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग, ऐसा कौन सा चीज़ है बताओ, आप कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू मैप 3 ऑर्गेनेल्स टू देयर इंडस्ट्री फैक्ट्री इक्विवेलेंट, तो ये बारे में बताइए। कैन यू आइडेंटिफाई द 2 स्ट्रक्चरल रीजन ऑफ प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चरल सेल से आपको या स्ट्रक्चरल रीजन से आपको कैसे पता चलेगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों अलग अलग है, कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ऐसे 2 आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल रीजन दो। Next question is what, can you trace how an input from the respiratory system reaches the single cell, ऑलरेडी मैंने देखो आपको वीडियो में बताया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आंसर हमारे जो भी हमने लाइव में देखा है उसमें छुपा हुआ है, उसे आप वापस देख के आंसर बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको अभी याद है तो आप अभी कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम आज का इस सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। देखिए मैं आपको सच बोलूँ तो मैं आज ये प्रैक्टिस मोड चल रहा है, इसलिए मैं नाइट में आ रहा हूँ ताकि ज़्यादा लोग लाइव आके ना देखें। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं आगे धीरे धीरे एक हैबिट बने, थोड़ा सा मेरा जो इस चीज़ को लेकर थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ थोड़ा कम हो जाए, इसी धीरे धीरे मैं लाइव आऊँगा। मैं ट्राई करूँगा कि कल से लाइव आऊँ मॉर्निंग आफ्टरनून में, ठीक है। कल हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, तो इसके बाद हम इसी टॉपिक पे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू। कुछ गलती हो रहेगी, भूल चुक माफ़, ठीक है। उसे मेंशन जरूर करिए कि कहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुआ, आई इम्प्रूव इट एंड आई अप्रिशिएट यू कि अगर आप मुझे कहीं गलत लगा आपको तो आप मुझे एटलीस्ट इन्फॉर्म कर रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।